बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं शिमला से। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, शिमला में रहना हुआ महंगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। नगर निगम ने बढ़ाया प्रॉपर्टी टैक्स, ये बड़ी जानकारी। नगर निगम ने बढ़ाया प्रॉपर्टी टैक्स, 4% तक प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर, महापौर सुरेंद्र चौहान ने इसकी जानकारी दी है। शिमला से आ रही बड़ी खबर, विरोध के बावजूद बढ़ा प्रॉपर्टी टैक्स। तो नए फॉर्मूले का हवाला देते हुए ये मंजूरी दी गई है। 40 करोड़ की अनुदान राशि पर संकट, ये बड़ी खबर। शिमला में रहना अब महंगा हो गया है, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया है, तो बता दें आपको 4% तक के प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया गया है। शिमला में अब रहना महंगा हो गया है, नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया है, तो शिमला में रहना महंगा हुआ है। बता दें आपको कि नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया। महापौर सुरेंद्र चौहान ने इसकी जानकारी दी। 4% तक ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो बढ़ाया है। बता दें आपको कि विरोध के बावजूद प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया है। और ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, शिमला में रहना महंगा हो गया है, नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया है। बिल्कुल अंजलि, और देखिए क्योंकि कल जो मासिक बैठक थी नगर निगम शिमला की वो यहाँ पर हुई है, और जिसके बाद लगातार एक गहन चर्चा जो है इस बाबत हुई कि किस तरह से अब शिमला शहर को जो है बनाना है, संवारना है, क्योंकि कई तरह की बातें जो है वो चुनावों के दौरान भी देखने के लिए मिली। और यही दावा था कांग्रेस की तरफ से कि अब बेहतर शिमला को जो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा, लिहाजा कई तरह के बदलाव शिमला शहर के अंदर जो है वो किए जाने होंगे। नगर निगम शिमला की परिधि के अंदर जो अब लोग आएंगे या जो घर होंगे उनका हाउस टैक्स जो है वो यहाँ पर बढ़ाया गया है। पहले ये 3 साल में एक बार जो है वो टैक्स लिया जाता था, लेकिन अब इसे हर साल ये टैक्स जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा। इस तरह की बातें निकलकर सामने आई, जिसका विरोध लगातार जो है कई पार्षद यहाँ पर करते नजर आए, और कई तरह काफी हंगामा जो है इस बैठक के दौरान देखने के लिए भी मिला। लेकिन उसके बाद आखिरी फैसला यही हुआ है कि अब इससे अगर ये टैक्स अगर लागू नहीं किया जाता तो जो सरकार की तरफ से अनुदान हर साल मिलता है नगर निगम शिमला को, उसमें करीब करीब 40 करोड़ रुपए का जो संकट है वो यहाँ पर इस अनुदान राशि के तहत हो सकता है। तो ऐसे में एक मात्र विकल्प यही है नगर निगम शिमला के पास कि अब हाउस टैक्स जो है वो यहाँ पर बढ़ाया जाए, और 4% जो हाउस टैक्स है उसमें बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा भार जो है वो कहीं ना कहीं जो घर के जो मालिक होंगे उनके लिए होगा, और शिमला में रहना जो है निश्चित रूप से माना जा रहा है कि अब महंगा यहाँ पर हो गया है। बिल्कुल विकास, हालांकि इसको लेकर काफी विरोध जो है वो भी चल रहा था कि इस तरीके से अगर प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया जाता है तो जाहिर तौर पर महंगाई के दौर में बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी। बावजूद इसके जाहिर तौर पर अब स्थिति यहाँ पर यह है कि प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर जो है वो बढ़ा दिया गया है, लेकिन उस हिसाब से जो संसाधन है वो भी यहाँ पर डेवलप हो पाते हैं भविष्य में या नहीं, वो यहाँ पर देखना होगा। निश्चित रूप से देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि जो ये शिमला शहर है ये 30,000 की आबादी के लिए बताया गया एक ऐसा शहर था जो ब्रिटिशर्स काल में इसे बताया गया था। न सिर्फ यहाँ की सड़कें, यहाँ का रहन सहन, हर चीज में बहुत ही अलग तरह की परिस्थितियां जो है वो यहाँ पर होती हैं। आज अगर शिमला शहर की अगर हम परिस्थितियों को देखें तो आज पॉपुलेशन यानी जनसंख्या जो है यहाँ की ये माना जाता है कि 2 से 2.5 लाख के बीच में है। और क्योंकि ये पर्यटन नगरी भी है, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी शिमला का एक अलग नाम है। तो ऐसे में यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ का मौसम है, इसे देखने के लिए बाहरी राज्यों से जो है वो लोग यहाँ पर आते हैं, विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं। और जब इस तरह से लोगों का आवाजाही यहाँ पर जब रहती है तो निश्चित रूप से अलग तरह की परिस्थितियां यहाँ पर बन जाती है। तो होटल यहाँ पर हैं, 450 के आसपास होटल्स हैं। ऐसे में अब ये देखा जा सकता है कि जब शिमला के ऊपर इस तरह से वर्डन जब पड़ता है और अलग से लोग जब यहाँ पर आते हैं, और खास तौर पर तब जब शिमला टूरिस्ट सीजन की मार यहाँ पर झेल रहा होता है, और उस समय भी ये देखा जाता है पानी की किल्लत लगातार सामने आती है। चाहे गर्मियों की बात करें, पार्किंग की किल्लत जो है वो सामने आती है। बड़े बड़े दावे जो है वो लगातार हर पार्टी की तरफ से यहाँ पर किए जाते हैं कि हम यहाँ पर सबसे अच्छा जो काम है वो यहाँ पर करके देंगे। और जो अगर सौंदर्यीकरण के ऊपर अगर बात करें तो वो भी काफी हद तक यहाँ पर हुआ है, लेकिन स्मार्ट सिटी होने के बाद कई तरह की चीजें निश्चित रूप से सामने आई हैं। अब जो असल में जो चीज है वो ये है कि अगर
10% की प्रॉपर्टी जी। टैक्स पर यहाँ पर बढ़ोतरी अगर होती है, क्योंकि जी। ये प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया था। बिल्कुल। ऐसे में एक ग्रीन टैक्स अलग से लगाने की यहाँ पर अंजलि कोशिश की जा रही है जी। कि ग्रीन टैक्स मनाली की तर्ज पर जो है वो बिल्कुल। शिमला में भी लाया जाए। इसको लेकर भी प्रस्ताव लाया बिल्कुल। गया है। जी। काफी चर्चा इस पर हुई और ये लगता है कि जल्द ही इसके ऊपर कोई बड़ा बिल्कुल। फैसला भी यहाँ पर लिया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रॉपर्टी टैक्स के बाद अब प्रस्ताव ग्रीन टैक्स का भी यहाँ पर लगाने के जो प्रस्ताव है वो किया गया है। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि नगर निगम शिमला के बचत भवन में मासिक बैठक का आयोजन किया गया और इस दौरान शहर के महत्वपूर्ण विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें कि बीजेपी पार्टियों ने प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का विरोध किया। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों का मुद्दा एक बार फिर से उछाला और पार्षद सरोज ठाकुर ने कहा कि पिछली बैठक में विधायक ने सफाई कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए और बाद में कर्मचारियों को क्लीन चिट भी दे दी गई थी। हमने बिल्कुल प्रॉपर्टी टैक्स को लेके विरोध किया है। इनका कहना था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है या पीछे जो है वो पास हुआ है, लेकिन जैसे कि मैं आपको बता दूं, हाउस में हमने बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के जितने 9 के 9 पार्षद हैं उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ ना डाला जाए, क्योंकि जनता जो है प्रॉपर्टी टैक्स दे रही है, बिजली टैक्स दे रही है, पानी टैक्स दे रही है, सफाई टैक्स दे रही है, कूड़ा कलेक्शन का आप जान रहे, सब हर तरह का टैक्स दे रही है। और हम ये चाहते हैं कि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनसे पहले उस टैक्स को कलेक्ट किया जाए, उसके बाद एमसी की जो आय है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको रेज करने के लिए कई तरह के पॉइंट जो है हमने हाउस में रखे। पहले हम ये तो देखते हैं कि कलेक्शन कितना शहर में होना है और जो एक ये क्राइटेरिया है, जो ये अंडरस्टैंडिंग एक यूडी डिपार्टमेंट की साइन हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर हमारे को फंडिंग लानी है तो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे को फुलफिल करने बहुत ज़रूरी हो गए हैं। तो ये हाउस का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते हैं, पर लेकिन अभी जो ग्रांट है अराउंड 40 करोड़ की ग्रांट अभी इसी प्रोजेक्ट के अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को यूडी के अंदर ये पैसा वहाँ पे लटका हुआ है। तो अगर उनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उसमें 10% बढ़ाने की पॉलिसी थी, पर 10% बढ़ाने के लिए जो क्राइटेरियाज है, आई मस्ट अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कि वो उनके जो क्राइटेरिया है उसको वो एक्सीड कर चुके हैं। हिमाचल की सरकार आज तक चंडीगढ़ में प्रदेश की हिस्सेदारी लेने को लेकर बड़े बड़े दावे करती जरूर रही है, मगर किसी ने भी इसे लेने के लिए ठोस कदम नहीं उठाया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने चंडीगढ़ की जमीन पर हिमाचल की 7.19% हिस्सेदारी और भाखड़ा ब्याज सब प्रबंध बोर्ड यानी कि बीबीएमबी प्रोजेक्ट से रॉयल्टी लेने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर लिया है और ये कमेटी पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत अंतर राज्यों के बीच हुए समझौतों को यहाँ पर खंगालेगी और साथ ही साथ सरकार को बताएगी कि किस प्रकार हिमाचल को चंडीगढ़ में उसकी हिस्सेदारी दिलाई जाए। बिल्कुल हिमाचल प्रदेश को अपना हक मिलना चाहिए चंडीगढ़ में, और हमारी भी बहुत सी ज़मीन भी इसमें गई है, हमारे स्टेक्स उसमें लगे हैं। चंडीगढ़ को बनाने में हिमाचल का भी उतना ही योगदान है जितना पंजाब का, और पंजाब से का जब विभाजन होकर हरियाणा बना तो हरियाणा का। तो निश्चित तौर से इसके लिए समय समय पर अलग अलग सरकारों ने हिमाचल प्रदेश में इस आवाज़ को उठाया है और आदरणीय सुक्खू जी की नेतृत्व में एक सब कमेटी जो है वो चौधरी चंद्र कुमार जी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है और हर्षवर्धन चौहान जी और जगत सिंह नेगी जी की सदस्यता में एक कमेटी का सब कमेटी का कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है, जो इसके ऊपर बात रखेंगे, इसके ऊपर जो मुद्दे हैं उनको देखेंगे और किस तरीके से सरकार को उनको आने वाले समय में केंद्र सरकार से उठाना है या अगर कोर्ट की कानूनी लड़ाई लड़नी है तो वहाँ पे इन मुद्दों को रखा जाएगा। बट डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि चंडीगढ़ में हिमाचल का जो हक है, जो राइट है, वो हिमाचल को मिलना चाहिए और उसके लिए जो लड़ाई हमारी दशकों से चलती आई है उसको आने वाले समय में भी हम उस लड़ाई को जो है वो आगे लेकर जाएंगे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं चंडीगढ़ में हिमाचल की 7.19% हिस्सेदारी अपना हिस्सा मांगेगी सुक्खू सरकार। पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत हिस्सेदारी लेगा प्रदेश। बीबीएमबी के प्रोजेक्ट में भी रॉयल्टी चाह रहा है हिमाचल प्रदेश।
अभी तक बीबीएमबी प्रोजेक्ट में रॉयल्टी का प्रावधान नहीं है। अन्य जो प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट है उसे हिमाचल सरकार रॉयल्टी ले रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ पर हिमाचल के हक को लेकर सुकू सरकार अब एक्शन में आ चुकी है। इसी मुद्दे पर कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कोई नया सियासी मसला नहीं है। हिमाचल में पंजाब की तरफ से बनाए गए विद्युत परियोजनाओं का लीज अब खत्म हो चुका है, लिहाजा अपने हक को रखने के लिए हिमाचल हर संभव प्रयास करेगा। और देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बड़ा आभारी हूँ। मैंने समय निकाला और हमारी बातचीत आपसे हो रही है। ये कोई सियासी इशू नहीं है और ये कोई नया इशू नहीं है। 1966 में जब रीऑर्गेनाइजेशन हुई स्टेट्स की, तो उस वक्त जो कमेटी बैठी थी उन्होंने कुछ एग्रीमेंट जो थे वे उस वक्त किए थे कि उस एग्रीमेंट में जो एरिया हमारे पंजाब के जो थे वो हिमाचल में मिले और कुछ पंजाब के एरिया जो थे उससे अलग जो है वो हरियाणा स्टेट बनी। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासत गर्म। इस वक्त की बड़ी खबर यूसीसी को लेकर बोले नेता प्रतिपक्ष। यूसीसी लागू करना आज के समय की मांग। ये बड़ी खबर, केंद्र सरकार कानून मजबूत कर रही है, इस ओर काम कर रही है। देश में जो परिस्थिति, कानून की आवश्यकता है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का देश करेगा समर्थन। नेता प्रतिपक्ष का ये बयान और यूसीसी को लेकर बोले नेता प्रतिपक्ष। यूसीसी लागू करना आज के समय की मांग। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। इस निर्णय पर देखिए, वीरभद्र सिंह जी से हमारा व्यक्तिगत रूप से भी मिलना हुआ और ठीक है, वो वैचारिक दृष्टि से कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ये कानून जो कन्वर्जन के खिलाफ विधानसभा में लाना एक बहुत बड़ा कदम था। और ये भी हमको जानकारी सुनने को जो मिली है, उसके कारण उनको पार्टी हाईकमान से बहुत ज्यादा झेलना भी पड़ा और सुनना भी पड़ा, लेकिन उनने उस निर्णय पर अडिग रहने का फैसला किया। जो निर्णय किया था उस पर वो टिके रहे। उनने कभी भी उससे पीछे हट करके जो है वो विचार नहीं किया। ये आज की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है। शायद उनने भी इस बात को महसूस किया है और आज हमने उस सारी चीज को लेकर के, जब हमारी सरकार थी, हमने उस कानून को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए। और जहां आज उन्होंने बात कही कि आज का ये वक्त नहीं है, विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज का ये वक्त नहीं है, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सही वक्त है। किसी काम की शुरुआत किसी न किसी वक्त होनी चाहिए, होती है, और किसी काम की शुरुआत अगर होती है उस दृष्टि से जो हालात आज की परिस्थिति में पूरे देश में हैं, समाज में जो दिख रहे हैं, ये बिल्कुल आज की आवश्यकता है और उस आवश्यकता के हिसाब से आगे बढ़ने की बात मुझे लगता है कि करनी ही चाहिए। और दूसरी बात, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खासतौर से जिस तरह से उन्होंने खुल करके अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, उनका सम्मान करते हुए इस दिशा में देश को चलने के लिए आने वाले समय में जब यूसीसी का ये बिल आएगा, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पूरा देश भी उनके भावनाओं के अनुरूप आगे बढ़ करके समर्थन और सहयोग देगा। जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ने दी छात्रों को बधाई। ये इस वक्त की बड़ी खबर। नीट परीक्षा पास करने वाले छात्रों को बधाई दी है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकारी स्कूल बंद करने पर सीएम पर तंज भी कसा है। सुकू सरकार स्कूलों को कर रही है बंद। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान। शराब के नए ठेके खोल रही है सुकू सरकार। तो ये बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में नीट के एग्जाम का रिजल्ट निकला है। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है और उनको शुभकामनाएं देता हूं। उनके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे इस बात की भी बहुत प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में 215 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हुए नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया।
इससे एक बात साबित होती है कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई बेहतर होती है। इससे ये भी साबित होता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में योग्यता की कमी नहीं है। ऐसे में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों में हिमाचल प्रदेश में जो लगातार सरकारी स्कूलों को डिनोटिफाई करना, कॉलेजेस को डिनोटिफाई करना, वो उचित नहीं है। बहुत सारे बच्चे हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं जो दूर नहीं जा सकते हैं, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकते हैं। उनमें योग्यता है, क्षमता है, टैलेंट है, लेकिन उसके बावजूद साधन सुविधा की वजह से वो पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में ये आवश्यक है कि सरकारी स्कूल और कॉलेजेस जो डिनोटिफाई किए वो उचित नहीं लगते हैं। ऐसे में सरकार पुनः विचार करे, हिमाचल प्रदेश में जो संस्थान बंद किए हैं उनको बहाल करना चाहिए। और मैं इस बात को लेकर के भी जरूर सरकार को कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में स्कूल बंद करके शराब के ठेके खोलना ये बहुत खराब संदेश जा रहा है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं। चलिए फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपके ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में सेब का उत्पादन फिर गिरा है। 2022-23 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में सेब की खेती के तहत के क्षेत्र में वृद्धि हुई है, लेकिन वार्षिक पैदावार में बंपर गिरावट दर्ज की गई है। देखिए रिपोर्ट। बारिश, ओलावृष्टि का कहर, मौसम का बिगड़ा संतुलन, सेब पर कुदरत की मार, आधा हुआ उत्पादन। कभी बारिश कभी ओलावृष्टि, मौसम के बिगड़े संतुलन ने सेब उत्पादन का भी बैलेंस बिगाड़ दिया है। हिमाचल में इस साल सेब उत्पादन लगभग 1.25 करोड़ पेटी के बीच में सिमट जाने की संभावना जताई जा रही है। बागवानी विभाग की फील्ड से ली गई रिपोर्ट के अनुसार बीते साल की तुलना में सेब की फसल लगभग आधी है। बागवानों को बेरुखे मौसम के कारण करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रदेश में साल 2022 में 3.36 करोड़ पेटी सेब उत्पादन हुआ था। इस बार अगर साइज बहुत अच्छा बना तो 1.90 करोड़ पेटी तक उत्पादन पहुंच सकता है। साइज अच्छा नहीं बनने पर मुश्किल से 1.25 करोड़ पेटी होगी। वहीं साल 2010 में आज तक का रिकॉर्ड 5.11 करोड़ पेटी सेब उत्पादन हुआ था। चलिए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कब कितना सेब का उत्पादन हुआ। साल 2010 में हुई थी रिकॉर्ड प्रोडक्शन। वही साल 2011 में सेब 1 करोड़ 38 लाख पेटी से उत्पादन हुआ। साल 2012 में इसमें थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। साल 2013 में फिर सेब उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसके बाद साल 2014 में फिर गिरावट आई और 2 करोड़ 80 लाख पेटी का उत्पादन हुआ। साल 2015 में बागवानों के चेहरे फिर खिले क्योंकि फिर थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई। साल 2016 और 2017 में सेब उत्पादन में ज्यादा फर्क नहीं दिखा, लेकिन साल 2018 में फिर सिर्फ 1 करोड़ 65 लाख पेटी सेब की पैदावार हुई। साल 2019 में यही सेब के उत्पादन में बढ़ोतरी देखी गई और 3 करोड़ 24 लाख पेटी सेब हुआ। साल 2020 में गिरावट के बाद फिर 2021 में 3 करोड़ 5 लाख सेब का उत्पादन हुआ। साल 2022 में ये सेब का उत्पादन 3 करोड़ 36 लाख हुआ। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में भी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का।